कोर्ट में चल रहा है, ये चल रहा है हम लोग हाई कोर्ट में चल रहे हैं। हाई कोर्ट इसको देखते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट की शक्तियां चल रही थी और हाई कोर्ट की शक्तियों में को कौन कौन सी शक्तियां दी गई थी। एक तो हाई कोर्ट की अभिलेख न्यायालय की शक्ति, अभिलेख न्यायालय की शक्ति एक तो हाई कोर्ट की ये हो जाती है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग भी ये शक्ति है। अभिलेख न्यायालय के अलावा अगली कौन सी शक्ति बताई थी आपको, मूल अधिकारिता, हाई कोर्ट की मूल अधिकारिता दूसरी ये बताई थी। तीसरी हमको ये होता है कि हाई कोर्ट की शक्ति में तीसरी वही कौन सी जाती है, हाई कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता, ये हमारी ये हो जाएगी हाई कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता, अपील करने की शक्तियां। अपील करने की शक्ति कहां से होती है, सीआरपीसी के तहत होती है। इसके अलावा और अगर देखें हाई कोर्ट की अगली आपको शक्ति बताएगी रिट अधिकारिता, हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता ये भी हो गई। इसके अलावा अगली कौन सी रहती है, हाई कोर्ट की अधीक्षण संबंधी अधिकारिता, अधीक्षण संबंधी अधिकारिता यानी कि हाई कोर्ट की सुप्रिंटेंडेंसी पावर, अधीक्षण संबंधी अधिकारिता ये हो गई। इसके अलावा और कौन सी बताई, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनर्विलोकन इतनी शक्ति आप लोगों की हाई कोर्ट में आ जाती है। अभिलेख न्यायालय देख लिया, आर्टिकल बता दो अभिलेख न्यायालय का आर्टिकल कौन सा है, 215 आर्टिकल हो जाएगा इसका 215। सुप्रीम कोर्ट को कौन से अनुच्छेद के तहत अभिलेख न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल बताओ, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है, 213 नहीं तो राज्यपाल का अध्यादेश 213। सुप्रीम कोर्ट की अभिलेख न्यायालय की शक्तियां कौन सी है, नहीं पता क्या हुआ, 129 में क्या की है, सुप्रीम कोर्ट की अभिलेख न्यायालय की शक्ति तभी से नहीं क्या हुआ, तभी से नहीं क्या चक्कर आता है लाओ क्यों ऐसे भाई चक्कर करना नहीं देना इस समय। आप पढ़ा हुआ है 12 अक्टूबर हैं, 12 अक्टूबर पेपर है, 12 अक्टूबर पेपर, हां तो वो चक्कर डालो इस समय सही से रहो, इस समय चक्कर वाला समय नहीं है। ठीक, मूल अधिकारिता आपको बता दें, मूल अधिकारिता क्या जाती है, ऐसे सभी मामले जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाते हैं वो क्या करते हैं, मूल अधिकारिता। कोई मामला बता दो सब हाई कोर्ट में जाता हो डायरेक्ट, कौन सा है जो मूल अधिकारिता में आता है, कैट और सेट का वो केंद्र होता है, कैट और सेट, कैट और सेट, कैट और सेट। अगर राज्य और केंद्र का अभी जो हाई कोर्ट में देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता में आया था जब राज्य और केंद्र के बीच कोई विवाद होता है, कैट और सेट इनके निर्णयों के खिलाफ अपील कहां की जाती है, हाई कोर्ट में भी जाती है। इसके अलावा विधायक और सांसद के निर्वाचन संबंधी विवाद कहां जाएंगे, हाई कोर्ट में, ये देखती थी। इसके अलावा रिट अधिकारिता देखती थी, कौन से आर्टिकल में आ जाती है रिट अधिकारिता, 226 में आ जाती है। कितने प्रकार की रिटें हैं, 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। अधीक्षण संबंधी अधिकारिता देखती थी 227 में कि जितने भी न्यायालय होते हैं उनका सबका का सुप्रिंटेंडेंट कौन होता है, हाई कोर्ट होता है। ये भी देखती, ये आपको पहले ही पता है। न्यायिक पुनर्विलोकन ये हमारा कहां से निकल के आता है, 13 और 226। जब सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो 13 और 32, हाई कोर्ट की बात करेंगे तो 13 और 226 यहां से आ जाती है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। ठीक है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिर्फ इतना मतलब होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी संसद के किसी भी कानून की समीक्षा कर सकती है, इसको कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये कौन से मामले में सुप्रीम कोर्ट में घोषित किया गया है, आया था नाम, आया नहीं था कौन सा नाम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया था न्यायिक पुनर्विलोकन, कोई मुकदमा आया था। अच्छा ऑप्शन दे दें, हां ऑप्शन दे देते हैं, कॉपी ना कर ठीक है, ऑप्शन हम दे देते हैं। नंबर 1 गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, दूसरा वाला हो जाएगा केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, तीसरा वाला हो जाएगा के.एस. पुट्टास्वामी केस, ये हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा एल चंद्रकुमार, एल चंद्रकुमार। इस मामले में सबका 1997 का नहीं, 1997 कौन से में एल चंद्रकुमार
राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 21 आर्टिकल, जिसमें जो हमारा जीवन का अधिकार है उसी में निजता का अधिकार प्राप्त है। ये हमारे इतने हो गए। बच्चा कौन सा? बच्चा केवल अपीलीय अधिकारिता बची हुई है, ठीक है। अपीलीय अधिकारिता बची, अपीलीय अधिकारिता देख लेते हैं कैसे कैसे करके कौन-कौन से मामलों में अपील हाईकोर्ट में कर सकते हैं। ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है। हटा दें कुछ लिखना, तो ये तो सब लिखे हुए हैं। अब देख लेते हैं तो पहला हमारा कौन सा आता है? पहला हमारा आता है अपीलीय अधिकारिता। कैसे कैसे करके कौन से मामलों में हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं? तो वो सभी मामलों में हाईकोर्ट में अपील नहीं की जाती है। हाईकोर्ट में कुछ ही मामले होते हैं जो अपील कर सकते हैं, कुछ मामलों में वो हाईकोर्ट में अपील नहीं कर सकते। और खासकर कौन से मामलों देखते हैं? क्रिमिनल मामलों में देखते हैं कौन से क्रिमिनल केसेस पे हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट की अपील एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तब लोग हाईकोर्ट पे आ जाएंगे। अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता की बात करें तो केवल आर्टिकल बता दो कि कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आर्टिकल बता दो जब सुप्रीम कोर्ट में बिना कॉपी में पढ़ते इसी कौन सा? 132 और 133 और 134 और 136 है। कहाँ पे? ये 4 है। 132, 33, 34 और 36, इनमें 4 में सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता दी गई। 32 में कौन सी है? 32 में कौन सी? केवल 32 कौन सी थी? पन्ना पढ़ के आया और यहाँ नहीं पढ़ के आया, तो यहाँ पर उसी पढ़ने में कौन सा? संवैधानिक मामलों की अपील हमारी हो जाएगी। संवैधानिक मामलों की अपीलें 133 में कौन सी अपीलें? सिविल मामलों की अपीलें। और 134 में क्रिमिनल मामलों की अपीलें। मतलब जरा सा बस बारूद में आग लगाने की देरी होती है, जरा सी जो आग लगी फिर एकदम धीरे करके सब निकल जाता है। पहले नहीं बताते हैं, पहले कहीं गलत हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी। ये सोचते हैं कि गलत हो गया बेइज्जती हो जाएगी, काहे तो सबके सब ऐसे हुए थे, अपने सब ऐसे थे, कोई भी सेंटर नहीं है। 136 में क्या है? विशेष अनुमति की अपील हो जाती है, विशेष अनुमति की अपील। इनमें सबसे मेन कौन सी आती है? क्रिमिनल मामलों की अपील। सुप्रीम कोर्ट में बताया था हमने कि क्रिमिनल मामलों की अपील 2 तरीके से हो सकती है, या तो हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के साथ। अगर सर्टिफिकेट दिया तो कैसा भी मामला हो जा सकते हैं, किसी भी सजा हुई कुछ भी हो। लेकिन अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है तो 2 परिस्थितियों में जा सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो 2 परिस्थितियों में जाएंगे। पहली परिस्थिति कौन सी होती है? अगर सेशन कोर्ट ने किसी व्यक्ति को निर्दोष करार दिया हो और अपील हुई हो हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को मिनिमम 10 वर्ष या फिर उम्र कैद की सजा सुनाई हो, तब कहाँ जा सकता है मामला? हाई कोर्ट में जा सकता है। दूसरी सिचुएशन आपको ये बताई थी कि अगर सेशन कोर्ट में कोई मामला पेंडिंग है और हाई कोर्ट ने उसको अपने पास बुलाया है, और हाई कोर्ट ने अपने पास बुलाने के बाद उसको कम से कम 10 वर्ष या फिर उम्र कैद की सजा सुनाई है, तो ऐसा मामला कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट में अपील के लिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जा सकता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की अपील सिस्टम हो गया। अब हाई कोर्ट में कैसे करके अपील होगा इसको देख लेते हैं। कैट और सेट के निर्णयों के खिलाफ तो अपील हाई कोर्ट में दी जाएगी। इनको देख लेते हैं कि क्रिमिनल मामलों में अपील कैसे कर सकते हैं। तो क्रिमिनल मामलों की अगर अपील की बात करें कि कौन-कौन से क्रिमिनल मामले ऐसे होते हैं जब हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। देखो, अगर सेशन कोर्ट ने डिसीजन कौन सुनाएगा? सेशन कोर्ट ही सुनाएगा। सेशन कोर्ट का मतलब हो गया सत्र न्यायालय। अगर सत्र न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है, ठीक है, जिला न्यायालय को बहुत बड़ा अधिकार होता है, मृत्यु दंड की सजा सुनाने का अधिकार रखता है, और जिला न्यायालय ही मृत्यु दंड की सजा सुनाने का अधिकार रखता है, प्राथमिक अधिकार ही रखता है। अगर सेशन कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई है तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक हाई कोर्ट उसको अप्रूवल नहीं दे देता, ठीक है। मतलब सजा सुनाने का अधिकार किसके पास है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को है, लेकिन इसके सजा सुनाने मात्र से उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। अगर उसने मृत्युदंड सुनाया है तो उसकी अपील अब कहाँ पहुंचेगी? हाई कोर्ट पहुंचेगी। अगर वो अपील लेके नहीं जाएगा तो सरकार जाएगी, ठीक है। जब तक हाई कोर्ट उसको अनुमोदन नहीं दे देता है तब तक उस व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। तो अगर मृत्युदंड दिया गया है तो अनिवार्य अपील की जाएगी हाई कोर्ट, अनिवार्य, ठीक है, जरूर की जाएगी।
ये व्यक्ति नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, तो सरकार चली जाएगी। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, अगर सेशन कोर्ट ने किसी मामले में किसी व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष की सजा सुनाई, ठीक, कम से कम 7 वर्ष, तब भी वो व्यक्ति अपील लेकर कहा जा सकता है हाई कोर्ट। अगर 7 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई सेशन कोर्ट के द्वारा तो अपील लेकर नहीं जा सकता, ठीक है। अगर 7 वर्ष कम से कम सजा सुनाई है तो अपील कहाँ चली जाएगी, हाई कोर्ट चली जाएगी। इस तरीके से समझ लो कि अगर किसी को मृत्युदंड सुनाया गया है सेशन कोर्ट के द्वारा तो अनिवार्य अपील की जाएगी। ऐसी अपील अनिवार्य तौर पे की जाएगी। अगर वो अपील नहीं करेगा तो अपील कौन करेगी, सरकार करेगी, ठीक है। सरकार मामला लेके रहेगी। ये कितने भी सलमान खान बन जाएंगे ना, गल मूवी की तरह लड़का ऐसे नहीं लड़का, ठीक है। जब तक ऐसी अपील हाई कोर्ट में पहुंच नहीं जाएगी, हाई कोर्ट उसको अप्रूवल दे नहीं देगा, तब तक उस व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। ये तो अनिवार्य जाएगी। दूसरी कौन सी सिचुएशन में जा सकती है, किसी मामले में सेशन कोर्ट ने उस व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष की सजा सुना दी, ठीक है, कम से कम 7 वर्ष। ऐसी अपील हाई कोर्ट में जा सकती है। अगर 7 वर्ष से कम है तो अपील नहीं जाएगी, ठीक है, तो सजा पूरी करनी पड़ेगी। 7 वर्ष से कम होने पर अपील नहीं जाएगी। ये होती है हाई कोर्ट की अपीलीय अधिकार। क्लियर इतनी बातें, ठीक है। नोट कर लो इसको, अपीलीय अधिकार का मतलब जो हाई कोर्ट की अपीलीय अधिकार, हाई कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता, अपील इधर को पहला पॉइंट। यदि सत्र न्यायालय ने, यदि सत्र यानी कि सेशन, यदि सत्र न्यायालय ने किसी मामले में, यदि सत्र न्यायालय ने किसी मामले में किसी व्यक्ति को या किसी आरोपी को, यदि सत्र न्यायालय ने किसी मामले में किसी आरोपी को मृत्युदंड सुनाया है, मृत्युदंड सुनाया है, तो ऐसे मामले की अपील, तो ऐसे मामले की अपील अनिवार्य रूप से, तो ऐसे मामले की अपील अनिवार्य रूप से हाई कोर्ट में, अनिवार्य रूप से हाई कोर्ट में की जाएगी, अनिवार्य रूप से हाई कोर्ट में की जाएगी। अगला पॉइंट, यदि सेशन कोर्ट ने, यदि सेशन कोर्ट ने किसी मामले में, यदि सेशन कोर्ट ने किसी मामले में किसी आरोपी को, किसी आरोपी को, किसी आरोपी को न्यूनतम 7 वर्ष की सजा, न्यूनतम 7 वर्ष की सजा सुनाई हो, न्यूनतम 7 वर्ष की सजा सुनाई हो, तब उस निर्णय के खिलाफ, तब उस निर्णय के खिलाफ अपील, तब उस निर्णय के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है, हाई कोर्ट में की जा सकती है। देखो मृत्युदंड वाली अनिवार्य है, मृत्युदंड वाली अपील तो करनी ही करनी पड़ेगी। वो नहीं करेगा तो उसके पक्ष में कौन जाएगी, सरकार जाएगी, अप्रूवल ले लेंगे। लेकिन इस वाले मामले में उसका मन, अगर वो जाना चाहे तो जा सकता है, ना जाना चाहे तो नहीं जा सकता। 7 वर्ष से अगर सजा ऊपर है, 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष कितनी भी सजा सुनाएगी, 7 वर्ष से कम है तो नहीं जा सकता, ठीक है। इस तरीके से ये हाई कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता होती है। इस तरीके से हाई कोर्ट में अपील के तौर पे जा सकती है। ये आपके हाई कोर्ट की जितनी भी अधिकारिता हो गई, ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ चीजें और देख लेते हैं।
में हमारा आता है हाई कोर्ट या कहते हैं न्यायालय की भाषा। अगला हमारा टॉपिक आ जाता है न्यायालय की भाषा, कि कौन सी भाषा में न्यायालय में कार्य होता है, न्यायालय की भाषा। हाँ, तो भाषा से संबंधित कुछ आर्टिकल ध्यान रखते हैं। तो पहला तो आर्टिकल आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 348 और एक आपको आर्टिकल ध्यान रखना है आर्टिकल 120। दो आर्टिकल ध्यान रखना है। आर्टिकल 120 की अगर बात करें तो ये संसद की भाषा की बात करता है कि कौन सी भाषा में संसद में कार्य किए जाएंगे, और 348 न्यायालय की भाषा की बात करता है कि कौन सी भाषा में न्यायालय में कार्य किया जाए। ठीक है, आर्टिकल ध्यान रखना है। आर्टिकल 348 में न्यायालय की भाषा दी गई है, आर्टिकल 120 में संसद की भाषा दी गई है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो न्यायालय की भाषा किस तरीके से, न्यायालय में भी हम लोग हायर जुडिशरी की बात करते हैं, भाषा के तौर पे लोअर जुडिशरी की बात नहीं करते। हायर जुडिशरी किसको शामिल करते हैं, एक हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट और दूसरा कौन सा जाता है हाई कोर्ट। ऐसे दो को हम किसमें शामिल करते हैं, हायर जुडिशरी में शामिल करते हैं। आर्टिकल 348 में भाषा का कॉन्सेप्ट किया गया है कि यहाँ पर कौन सी भाषा में कार्य करें। आपको सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि न्यायालय की भाषा कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल मुझे कितना हो जाएगा 348। अगला हमसे एक पूछा जा सकता है कि भाषा कौन सी होगी। ठीक है, तो अगर भाषा की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के सभी कार्य कौन सी भाषा में होते हैं, अंग्रेजी भाषा। सुप्रीम कोर्ट के सभी कार्य A to Z सभी कार्य कौन सी भाषा में होंगे, अंग्रेजी भाषा में होंगे। चाहे बहस होनी हो, कोई आदेश निकलना हो, डिग्री वगैरह कुछ भी हो, सब कौन सी भाषा में किए जाएंगे, अंग्रेजी भाषा। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की भाषा है। लेकिन हाई कोर्ट की अगर भाषा की बात करें तो फिलहाल तो हाई कोर्ट की भाषा कौन सी होगी, अंग्रेजी होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद हैं। हाई कोर्ट की भाषा की बात करें तो कौन सी भाषा में कार्य होगा, हाई कोर्ट में अंग्रेजी भाषा में काम होगा। लेकिन यदि किसी राज्य का राज्यपाल चाहे, सब ध्यान रखना किसके बारे में क्या क्या बात होगी। अगर किसी राज्य का राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा, उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा को उस राज्य के हाई कोर्ट की भाषा घोषित कर सकता है। ठीक है, ये कौन करेगा, ये राज्यपाल करेगा। फिलहाल तो ये 348 में दोनों कॉन्सेप्ट हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा कौन सी होगी, अंग्रेजी होगी। लेकिन अगर किसी राज्य का राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, यानी कि पहले राष्ट्रपति से पूछ लेगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा को उस राज्य के हाई कोर्ट की भाषा बना सकता है। अब इसको एक केस स्टडी के माध्यम से समझो। जैसे मान लिया दिल्ली में हमारा न्यायालय है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली में हाई कोर्ट भी है, वो अपना दिल्ली का है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली में अपना एक सुप्रीम कोर्ट है, पूरे भारत में इसकी अधिकारिता लागू होगी। दूसरा मान लिया उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, कहाँ पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। तीसरा में मान लिया कि असम है, तीसरा हमारा एक है असम का हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, असम में काम करते हैं, गुवाहाटी कहाँ है, गुवाहाटी ऐसे। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ये असम के लिए कार्य करता है, और भी क्षेत्र हमारे लागू हो जाते हैं। तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की भाषा ये अनिवार्य तौर पे कौन सी, केवल और केवल अंग्रेजी, दूसरी किसी भाषा में इसमें कार्य नहीं किया जाएगा। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की भाषा की बात करें या गुवाहाटी हाई कोर्ट की भाषा की बात करें, फिलहाल तो यहाँ की भाषा कौन सी होगी, अंग्रेजी होगी। ठीक है, नॉर्मल सिस्टम में यहाँ की भाषा अंग्रेजी होगी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति से पूछकर उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की भाषा हिंदी घोषित कर सकते हैं। हमारा हिंदी कार्य होता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ सीमित तौर पे हिंदी में कार्य होता है। ऐसे करके अगर गुवाहाटी हाईकोर्ट की बात करें तो असम के राज्यपाल राष्ट्रपति से पूछकर गुवाहाटी हाईकोर्ट की भाषा को असमिया घोषित कर सकते हैं। ठीक है, वहां के राज्यपाल करेंगे, ये किससे पूछ के करेंगे, राष्ट्रपति से पूछ के करेंगे। क्लियर है बात। तो पहली बात तो आपको आर्टिकल ध्यान रखना है कि कौन से आर्टिकल में है, 348 में है। सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी, हाई कोर्ट की भाषा फिलहाल तो अंग्रेजी होगी, लेकिन कोई क्षेत्रीय भाषा हो सकती है तो कोशिश करेगा राज्यपाल इससे पूछकर, राष्ट्रपति से पूछकर। यहाँ पर CGI की बात नहीं है,
ठीक है, भाषा के कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी सीजीआई को शामिल नहीं। क्लियर की बात है, नोट कर लो उसमें न्यायालय की भाषा। और ये नीचे यहाँ संसद में कही गई 120 की किसकी भाषा दी गई है, संसद की। तो संसद में क्या करते हैं, संसद में अगर कोई दूसरी लैंग्वेज का व्यक्ति है, जैसे आप लोग कभी संसद अगर बहस सुनते हैं, सुनते संसद की, कभी संसद की कोई टीवी आती है, संसद टीवी के नाम, पहले लोकसभा राज्यसभा अलग अलग, आप संसद टीवी के नाम ले लें तो कई बार देखा होगा कि संसद में जितने सांसद बैठे होते हैं सब ईयरफोन लगाए होते हैं, हेडफोन लगाते गाने सुनते रहते बैठे हैं, गाने सुनते रहते हैं, क्या करते हैं हेडफोन काहे के लिए लगाते हैं, ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, वो गाने सुनने के लिए नहीं होता है, वो ऐसे हेडफोन में लगा के क्या होता है ट्रांसलेटर होता है। जैसे मान लिया हम लोग गूगल ट्रांसलेट करते हैं, गूगल करते हैं तो ये तरफ ऐसे करके अंग्रेजी, दूसरी तरफ क्या होता है हिंदी, या अंग्रेजी टू भोजपुरी, अंग्रेजी टू तमिल, ऐसे कर लेते हैं, अपने आप कर लेते हैं। तो यही चीज उनके पास होती है, उनकी अपनी लैंग्वेज उसमें सेट होती है। कोई दूसरी लैंग्वेज का कोई व्यक्ति बोलना चाहे तो वो अपनी लैंग्वेज बोलेगा, लेकिन इनको अपनी लैंग्वेज सुनाएंगे। जैसे मैंने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वाला वीडियो है, उनको तमिल तो नहीं आती होगी भाई, सब भाषा थोड़ी आती है, मान लीजिए तमिल नहीं आती, आप कोई तमिलनाडु का सांसद बोल रहा है और तमिलनाडु वाले सांसद को पता अंग्रेजी नहीं आती, तो कैसे करके समझे, तो वो तमिल में ही बोलेंगे, वो अपनी भाषा तमिल ही बोलेंगे। लेकिन जिनको तमिल नहीं आती वो अपने ट्रांसलेटर में अपनी भाषा सेट करके रखते हैं, तो उनको कौन सी भाषा सुनाई देगा, अपनी भाषा सुनाई देगा, ठीक, वो गाने सुनने के लिए नहीं होते, ठीक, समझाई के लिए होते और ट्रांसलेटर होते हैं। ऐसी चीज यहाँ पर होती है। अगर संसद अगर के लोग किसी दूसरी भाषा बात करना चाहें तो उनको बताना होता है कौन सी भाषा बात करना चाहते हैं, ताकि उनके लिए ट्रांसलेटर की व्यवस्था की जाए, ठीक है। ये सवाल आर्टिकल ध्यान रखना कौन सा है 120, इसका लिखो न्यायालय की भाषा। अनुच्छेद 348 के अनुसार, अनुच्छेद 348 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 348 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सभी कार्य अंग्रेजी भाषा में होंगे, अंग्रेजी भाषा में होंगे। किंतु यदि किसी राज्य का राज्यपाल चाहे, किंतु यदि किसी राज्य का राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, किंतु यदि किसी राज्य का राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा को, उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा को उस राज्य के हाईकोर्ट, उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा को उस राज्य के हाईकोर्ट की भाषा घोषित कर सकता है, उस राज्य के हाईकोर्ट की भाषा घोषित कर सकता है। तो ये अधिकार किसके पास होता है, राज्यपाल के पास होता है, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ऐसा किया जाएगा, ठीक है। ये चीज ये कोने में कहीं पे लिख लो कि संसद की भाषा के बारे में कौन से कॉन्सेप्ट किया गया है 120 में, ठीक है। आर्टिकल ध्यान रखो 120। तो ये हमारा हो गया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपका कंप्लीट। न्यायपालिका की कंप्लीट। हम न्यायपालिका से जुड़े हुए थोड़े कॉन्सेप्ट अलग से आते हैं, अगला आप लोग देख लेते हैं। आगे हमारे आ जाते हैं ट्रिब्यूनल। हमारे क्या होते हैं ट्रिब्यूनल, ये भी एक प्रकार की न्यायपालिका ही होती है। ट्रिब्यूनल इनको हिंदी में कहते हैं अधिकरण। ट्रिब्यूनल या फिर इनको अंग्रेजी क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अधिकरण। तो ट्रिब्यूनल या अधिकरण की बात करें, ये क्या होता है, जैसे हमारी न्यायपालिका किस तरीके से काम करती है। सबसे नीचे तो हमारे म्युनिसिपल कोर्ट वगैरह होते हैं, उनकी बात अलग। सबसे पहले कौन सा ले लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट
कोर्ट के ऊपर कौन सी न्यायपालिका जाती है? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के ऊपर कौन सी न्यायपालिका जाती है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका हमारी ऐसे काम करती है और ये सिस्टम यूनिटरी है। तो ये आपको पहले बता देते हैं कि न्यायपालिका हमारी फेडरल सिस्टम पे काम नहीं करती है। न्यायपालिका कैसे काम करती है? यूनिटरी काम करती है। ये सिस्टम ऐसे कार्य करता है। अब क्योंकि ये जो कोर्ट है इन्हीं पे मुकदमे बहुत ज्यादा पेंडिंग है। आप लोग देखते हैं कि अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो आज सुनवाई हुई, 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने आगे की तारीख मिली हुई, कि ऐसे करके पता लगे कई लंबे समय तक मुकदमे चल रहे हैं। यही सिचुएशन कहाँ पर है? हाई कोर्ट में है। और यही सिचुएशन कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका हमारी सबसे बड़ी दिक्कत न्यायपालिका में यह है कि मामले लेट बहुत ज्यादा होते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है कि न्यायिक देरी, ये भाई न्यायपालिका का बहुत बड़ी समस्या है। पता लगे पीढ़ियां गुजर रहा है, जो कि 40 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, तब जाके मुकदमे खत्म नहीं हुए, इस तरीके से। तो ये न्यायिक देरी की समस्या हमारे ऊपर होती है। और खासकर कौन से मामलों में रहता है? सिविल केस। ठीक है, अगर सिविल केस है तब तो सिचुएशन ये मान के चलो कि यहाँ 20-30 साल के लिए मामला पेंडिंग में है, इस तरीके। तो ये क्यों पेंडिंग है? इसलिए पेंडिंग है क्योंकि मुकदमे ज्यादा हैं, न्यायाधीशों की संख्या कम है। अभी तो ऐसा है। ऐसे में इनका समाधान क्या निकाला जाए? इनका समाधान ये निकाला जाए कि हर मामला इन कोर्ट में ना हो, किसी स्पेशल मामले को किसी स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो मूल संविधान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मूल संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं हुआ। एक संविधान संशोधन आया गया था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वक्त लाया गया? ये 1976 में लाया गया। 1976। इसको क्या कहते हैं? बड़ा संविधान कहते हैं? नहीं, मिनी संविधान कहते हैं। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के बाद बहुत ज्यादा चेंज किए गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से ट्रिब्यूनल जोड़ेगा। अब बिना कॉपी खोले ऐसी करके बता दो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ट्रिब्यूनल के लिए संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग कौन सा? पार्ट भाग बता दो। कौन से भाग में ट्रिब्यूनल का कॉन्सेप्ट किया गया? 25 के 25 भाग हो गया कि कैसे हटाए हैं? अब तो भूल गए होंगे। 14 या 15 में से कोई है? हां, ये बताओ 14 या 15 में से थोड़ी है। 15 सही है। 15 सही है। मेरा आईडी नहीं जोड़ा गया। 15 नहीं जोड़ा गया। 15 है तो 15 तो है। 15 है। हां, नहीं हमें ये लिखता नहीं, ये ट्रिब्यूनल है कि पन्ना नहीं पलटना। पन्ना नहीं, ऐसे कर बताओ। पन्ना नहीं पलटना, ऐसे कर बता दो कौन से भाग? 14 या 15 या यहाँ देखो जल्दी से पन्ना पलटा यार, मिल जाएगा। जैसे करके पन्ना पलटा जा रहा है, सीधे से वाला पन्ना पलटा जा रहा है। हाँ बताओ कौन से भाग में याद आया? किसी को नहीं याद आया? नहीं याद आया। 15 में बता रहे तो निर्वाचन कौन से में है? अगर 15 में ट्रिब्यूनल है तो निर्वाचन कौन से? निर्वाचन 14 में है। 14 में है। तो अभी बाकी सेवाएं कहाँ चलेगी? सब राज्य के लिए सेवाएं, ये सब याद करने पड़ेंगे। याद नहीं करोगे तो समस्या हो जाएगी। ये कौन सा भाग है? ये भाग 14A है। ठीक है, भाग 14A है। 14A में किसका कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है? ट्रिब्यूनल का। भाग 14 में संघ और राज्य के बीच सेवाएं हैं और 15 में निर्वाचन आयोग। ठीक है, और 14A में क्या कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है? ट्रिब्यूनल का। और इसमें 2 आर्टिकल्स हैं। ट्रिब्यूनल के लिए 2 आर्टिकल जोड़े गए हैं, 323A और 323B। ऐसे में चलता 323 का और 323 खा, ऐसे करके चलते हैं। कुछ हो जाए 323A और 323B ये कौन से भाग में है? भाग 14 में है। संविधान संशोधन को बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। छोटी सी परिचय लिखना, कागज पे से करके लिख के पीस लेना, पी जा। ठीक है, तब याद रखें। ध्यान दें, ये दोनों पार्ट है बोलिए। कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन है। आज पूछा जाए 14A है, आर्टिकल पूछे जाए तो 323A और 323B। इसके माध्यम से क्या करते हैं? स्पेशल कोर्ट्स एक्ट बना दिए गए हैं। उन्हीं स्पेशल कोर्ट्स को लोग क्या कहते हैं? ट्रिब्यूनल कहते हैं। इसमें होता क्या है? देखो जैसे मान लिया आप सिविल सर्वेंट बन गए, छोटा सा एग्जांपल ले लें। आप सिविल सर्वेंट बन गए और किसी तरीके का ट्रांसफर या वेतन या किसी तरीके का सस्पेंशन से रिलेटेड अगर कोई इशू आता है तो अगर ये सब ना हो सिस्टम तो आप कहाँ लेके जाओगे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहाँ भी आपका जिस तरीके से कानून बताता होगा वहीं तो लेके जाओगे। तो
तो एक तो वैसे हो ज्यादा मामले पेंडिंग है और 4 मामले और पहुंच गए तो और लेट हो जाएंगे। ऐसे के लिए क्या किया जाता है कि इन सिविल सर्वेंट्स के लिए अलग कोड बना दिए गए। इन सिविल सर्वेंट्स की शिकायत के लिए अलग कोड बनाए गए हैं। आर्टिकल कौन सा है 323 ए और इसमें कौन से कोड्स की बात की गई है प्रशासनिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई कौन सा आर्टिकल है 323 ए और इसमें 2 प्रकार के प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है। एक है हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इसका पूरा नाम लिखो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और दूसरा कौन सा जाता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और दूसरा कौन सा है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब देखो ध्यान रखना है ये किसके लिए है, ये सेंट्रल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए होता है और ये किसके लिए होता है ये स्टेट यानी कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है 323 ए के तहत जो भी ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं ऐसा ट्रिब्यूनल गठित करने का अधिकार किसके पास है संसद के पास, ठीक है। चाहे राज्यों का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाना हो चाहे केंद्र का बनाना हो, ये दोनों अधिकार किसके पास है संसद के पास है। बाई चांस आपसे क्वेश्चन आ जाए कि राज्य प्रशासनिक अधिकरण का गठन राज्य विधानमंडल करता है तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो 323 ए के तहत ऐसे ट्रिब्यूनल गठित करने का अधिकार किसके पास है संसद के पास है। 323 बी की बात करें 323 बी के तहत कोई अगर ट्रिब्यूनल गठित करना है तो ऐसा अधिकार संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों के पास है। लेकिन ये वाले ट्रिब्यूनल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल नहीं होते हैं, ये वाले ट्रिब्यूनल कैसे होते हैं अन्य ट्रिब्यूनल होते हैं। अन्य किसी मान लीजिए कोई टैक्स से रिलेटेड कोई ट्रिब्यूनल है, ठीक है, जैसे जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल हो गया या कोई इंडस्ट्रियल विवाद से संबंधित कोई ट्रिब्यूनल हो गया या आपने एक ट्रिब्यूनल सुना होगा एनजीटी, सुना है कि नहीं सुना एनजीटी, सुना है एनजीटी किसी ने सुना नहीं कौन सा नहीं सुना किसी ने और सुना है एनजीटी। अच्छा फुल फॉर्म बता दे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सुना है कि नहीं सुना नहीं सुना मतलब न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ते हो एनजीटी अगर नहीं सुना मतलब न्यूज़पेपर ढंग से नहीं पढ़ता। इसी एनजीटी के चैनल आता है चैनल है एनजीटी नहीं वो कुछ होगा एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जितने भी मुकदमे हमारे पर्यावरण से संबंधित होते हैं सब समझ आते हैं एनजीटी में जाते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 2010 में, ठीक है। जितने पर्यावरण से संबंधित मुकदमे होते हैं कहां जाते हैं एनजीटी में जाते हैं। ऐसा ही एक ट्रिब्यूनल है तो ऐसे जितने भी ट्रिब्यूनल चाहे एनजीटी हो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल हो या फिर कोई औद्योगिक विवाद से संबंधित ट्रिब्यूनल हो ये सब कौन से आर्टिकल के तहत बनाए जा सकते हैं 323 बी के तहत बनाए जा सकते हैं। अगर संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है तो संसद बनाएगी, राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है तो राज्य का विधानमंडल बनाएगा। लेकिन प्रशासनिक अधिकार कौन गठित करता है केवल और केवल संसद, ठीक है। पर्यावरण देना है जब ये अधिकार दे दिया गया संसद को तो संसद बनाएगी तो कोई ना कोई प्रशासनिक अधिकार, तो इसके लिए संसद ने क्या किया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 पारित किया। आपको क्वेश्चन आ जाए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एसटी कुछ किया है कैट अधिनियम के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट किस वर्ष पारित किया गया है 1985 पारित किया गया और इसी एक्ट के माध्यम से क्या किया गया है कैट की स्थापना की गई है। कैट का हेडक्वार्टर कहां है दिल्ली में है, इसका दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसकी कुल मिलाकर 17 बेंचेस हैं, 17 इसकी बेंचेस हैं यानी कि 17 जगहों पर इसके ब्रांचेस कहां है 17 जगहों पर इसकी ब्रांचेस हैं और हेडक्वार्टर इसका कहां पर है दिल्ली। तो ये कैट का कैट के बारे में बात करें आपसे तो कैट में न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी कि अध्यक्ष वगैरह इसके अध्यक्ष वगैरह की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति करता है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों की अगर बात करें तो इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। फिलहाल में डिसाइड करने का अधिकार किसके पास है राष्ट्रपति के पास है कितने हमारे न्यायाधीश वगैरह इसमें शामिल हो गए। तो इसमें एक अध्यक्ष होगा पहले तो उपाध्यक्ष का भी कॉन्सेप्ट था बाद में उपाध्यक्ष कर दिया गया।
तो एक अध्यक्ष होता है, पार्टी सदस्य होते हैं और इन सबकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इनके अगर अध्यक्ष के कार्यकाल की अगर बात करें तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना है। ठीक है, इतनी चीजें आपको किसके बारे में ध्यान रखनी है? कैट के बारे में ध्यान रखनी है। सेट की स्थापना कब की जाएगी? जब कोई राज्य संसद से ऐसी अपील करेगा, कोई राज्य कहे कि हमारे लिए सेट का गठन कर दो, तो संसद क्या करेगी? उनके लिए सेट का गठन कर देगी। हर राज्य के लिए अलग अलग हो सकता है, सभी राज्यों में है नहीं, ठीक है। सेट सभी राज्यों में नहीं है, 2-4-6 राज्य वहीं पर है, ये सब जगह हमारा उपस्थित नहीं है, तो इससे मतलब नहीं। मतलब कैट की अगर बात करें तो कैट का पहला पॉइंट ध्यान रखना है, कौन से वर्ष अधिनियम पारित किया गया? 1985 में अधिनियम पारित किया गया। कैट का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। टोटल कितने बेंचेस हैं? 17 बेंचेस। तो ये अगला पॉइंट, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 65 वर्ष की आयु तक ये लोग अपने पद पर बने रहते हैं। केंद्र सरकार के अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं सब कहाँ जाते हैं? कैट में जाते हैं। सेट ये भी गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। ये हर राज्य का अपना अलग अलग होता है, जो राज्य गठित करवाना चाहे वो करा सकता है, ना कराना चाहे तो परमिशन नहीं होती। ये हमारा हो जाता है 323A के तहत। तो चाहे कैट हो चाहे सेट हो, दोनों आर्टिकल कौन सा है? 323A। गठन कौन करेगा? संसद। और स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा? क्लियर तीनों में? बाकी अगर और कोई सा अधिकरण है तो वो कौन से आर्टिकल में आ जाएगा? 323B में आ जाएगा। और 323B के तहत गठन करने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास है। बाई चांस आपसे मेंस में अगर इस पे लिखने को क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ट्रिब्यूनल पे लिखने को क्वेश्चन आ जाए तो पहले का आपको ट्रिब्यूनल के बारे में बताते हैं। आपको बता दें ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? ये छोटे लेवल पे काम करने वाले ऐसे न्यायालय होते हैं जिससे न्यायपालिका के बोझ को कम किया जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपसे अगर लिखने को आएगा तो संसद गठन करती है। आर्टिकल 323A और 323B के तहत ऐसे ट्रिब्यूनल गठित किए जाते हैं। 323A में क्या है? प्रशासनिक और 323B में है अन्य। अगर दोनों को मतलब कंपेयर करने को लिखने को कहे कि दोनों की तुलना करो तो कैसे करके तुलना करो? तो इसके बारे में बताना है। आर्टिकल 323A के तहत कौन गठन करता है? संसद गठन करती है। आर्टिकल 323B के तहत दोनों गठन करते हैं। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 323A के तहत केवल प्रशासनिक अधिकरण आते हैं, 323B के तहत अन्य अधिकरण आते हैं। ठीक है, वो लिख लेना। तीसरा पॉइंट, संसद के द्वारा 323A के तहत जो प्रशासनिक अधिकरण अगर कैट गठित किया गया है तो इसका अधिकार क्षेत्र पूरे भारत में है। लेकिन 323B के तहत अगर राज्य विधानमंडल कोई अधिनियम कोई ट्रिब्यूनल गठित करता है तो उसका राज्य क्षेत्र केवल अपने राज्य का काम होता है। ठीक, ये आपको दोनों कंपेयर करके 2-3 पॉइंट लिख दोगे पर्याप्त। ठीक, इतना नोट कर लो। उसमें वेरी कर लो ट्रिब्यूनल या अधिकरण, ट्रिब्यूनल या अधिकरण। इसमें लिखो पहला पॉइंट, मूल संविधान में ट्रिब्यूनल का प्रावधान नहीं था। मूल संविधान में ट्रिब्यूनल का प्रावधान नहीं था। अगला पॉइंट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 14A, संविधान में भाग 14A और अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323A एवं और अनुच्छेद 323A एवं 323B
शामिल किए गए, 323 शामिल किए गए। अगला पॉइंट, अगली पॉइंट लिखो, ऐसे लिखो, अनुच्छेद 323 ए के तहत, अनुच्छेद 323 ए के तहत संसद, अनुच्छेद 323 ए के तहत संसद प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण गठित कर सकती है। 323 के तहत संसद प्रशासनिक अधिकरण गठित कर सकती है। 1985 में संसद ने, 1985 में संसद ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण एक्ट, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण एक्ट यानी कि कैट एक्ट, कैट एक्ट 1985 पारित किया। 1985 में संसद ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण एक्ट पारित किया, जिसके तहत केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों, केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कैट का गठन, केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कैट का गठन किया गया। केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कैट का गठन किया गया। अगला पॉइंट, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला पॉइंट, इसकी 17 बेंच, इसकी 17 बेंच कार्य करती हैं। इसकी 17 बेंच कार्य करती हैं। अगला पॉइंट, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कैट के अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं। अगला पॉइंट, राज्य प्रशासनिक अधिकरणों का गठन, राज्य प्रशासनिक अधिकरणों
का गठन राज्यों की इच्छा पर, राज्य प्रशासनिक अधिकारों का गठन राज्यों की इच्छा पर संसद द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 323 हो गया। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि 323 ए में कौन गठन करता है, संसद गठन करती है। ये प्रशासनिक अधिकरण है कि बाकी कोई सा ट्रिब्यूनल आ जाए वो 323 ए में नहीं होगा, कौन से में आ जाएगा, 323 बी में आ जाएगा। ठीक, तो अन्य सभी अधिकरण आ जाएगा 323 बी में, प्रशासनिक आ जाएगा 323 बी में। प्रशासनिक की बात करें तो एक्ट कब लाया गया है, 1985 में लाया गया है। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 17 इसके अन्य बेंच कार्य करती है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष। क्लियर है चलिए। अब बाकी 323 बी में 2 लाइन 323 बी में अगला पॉइंट देखो। 323 बी के अनुसार, 323 बी के अनुसार अन्य अधिकरणों का गठन, 323 बी के अनुसार अन्य अधिकरणों का गठन संसद, अन्य अधिकरणों का गठन संसद एवं राज्य विधानमंडल, संसद एवं राज्य विधानमंडल अपने अपने अधिकार क्षेत्र, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में करते हैं, में करते हैं। ऐसे कुछ अन्य न्यायालय और होते हैं और इन न्यायालयों को हम लोग क्या कहते हैं, एडीआर। कुछ अन्य न्यायालय होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट लिटिगेशन। कुछ समाधान करने के लिए कुछ हमारे पास अल्टरनेटिव होते हैं, हम लोग डायरेक्ट कोर्ट में ना जाकर बीच में उनका समाधान निकाल लेते हैं। इनमें आपकी कौन कौन से आ जाता है, जैसे कि इसमें आपका आ जाएगा लोक अदालत। कुछ अदालतें होती हैं, क्या करते हैं, लोक अदालत। ये हमारी क्या आ जाएगा, एडीआर है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट लिटिगेशन। ठीक है, इसको देख लेते हैं। लोक अदालत के अलावा और हमारी कौन से फैमिली कोर्ट आ जाते हैं, फैमिली कोर्ट, परिवार न्यायालय, ये हमारे आ जाते हैं, इसी में आ जाते हैं। तो इनको दो को देख लेते हैं कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट लिटिगेशन के तहत ये दोनों किस तरीके से कार्य करते हैं। देखो, जैसे मान लिया कोई मुकदमे में अलग-अलग तरीके के देखे हैं, उन मुकदमों को अगर लोग ये थोड़ा सा कैसे एक्सप्लेन करके देख लें तो जैसे कुछ मामले आपके होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, सिविल, और उसको क्या करते हैं, क्रिमिनल। ये तो मुकदमे को बांटने का एक तरीका ही हो जाता है, ठीक है, कि कोई मुकदमा हमारा सिविल हो सकता है, दूसरा कैसा हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है। कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं बेलेबल यानी कि जमानती, और कुछ बोलते हैं नॉन बेलेबल यानी कि गैर जमानती। कुछ हमारे मुकदमों के प्रकार ये हो सकते हैं, बेलेबल यानी कि बेल जिसमें मिल जाए जमानती, और कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं गैर जमानती, नॉन बेलेबल। मुकदमे में और प्रकार होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं संज्ञेय यानी कि कॉग्नाइजेबल, और असंज्ञेय नॉन कॉग्नाइजेबल। ठीक है, ये भी मुकदमों का एक प्रकार होगा, इनको एक करके देख लेते हैं क्या क्या किस तरीके से। और अगर मुकदमों की बात करें, हमारा एक मुकदमा होता है, इसको बोलते हैं कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल, और दूसरा होता है नॉन कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल यानी कि कंपाउंडेबल का मतलब होता है जिसमें समझौता हो जाए, ठीक है, समझौता योग्य, और नॉन कंपाउंडेबल जिसमें समझौता ना हो। ऐसे कई तरीके के मुकदमे होते हैं, हम लोग यहाँ पे मतलब मुकदमा वही है, मुकदमा उसको अलग अलग तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सिविल और क्रिमिनल आपको बता ही दिया, यानी कि ऐसे मुकदमे जहाँ पर आर्थिक क्षतिपूर्ति हो उसको क्या करते हैं, सिविल, और जहाँ पर शारीरिक क्षतिपूर्ति वहाँ पर क्या करते हैं, क्रिमिनल। इन्हीं में से, इन्हीं दोनों में से कुछ मुकदमे ऐसे हो सकते हैं जो जमानती हैं, और कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो गैर जमानती। जैसे कि आपने एक्ट बताया, हमने एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट, बिना कॉपी में देखे
किस वर्ष पारित किया गया था एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट? वर्ष बता दो। अच्छा बस चलो दूसरा एक क्वेश्चन बता दो। जिस दिन हमने एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट पढ़ाया था उस दिन कौन सा आर्टिकल पढ़ाया होगा तब हमने हमारा ये एक्ट आया होगा? आर्टिकल बता दो कौन से आर्टिकल आया होगा? कौन सा? कल 17 आर्टिकल 17 पढ़ाया था। अस्पृश्यता का उन्मूलन वहां पे हम लोगों ने एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट पढ़ा था। बस वक्त कौन से वक्त आया गया? किसको पता? किसको पता? किसी को नहीं पता है? किसी को नहीं पता? देख लिया? समझ गए? हम समझ गए, देख लिया? हम एक्शन देखते रिएक्शन से बताते कि हाँ देख लिया क्या बिना देख लिया। 1989 में कौन सा एक्ट आया है? एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट। वो भी तो एक और वो इसने 17 बता दिया। अगर 17 ना बता तो ढूंढ भी ना पाते कहां पे है, तो डायरेक्ट 17 बोलेंगे। अच्छा 17 है तो वही मिलेगा एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है, कब लाया गया है? 1989 में एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट लाया गया। यहां पे आपको बताया गया था कि एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट में कुछ चीजें बताई गई थी। इसमें ओनस ऑफ प्रूफ, ध्यान है किसको बोलते हैं? ओनस ऑफ प्रूफ, साबित करने का उत्तरदायित्व किस पर होता है? ओनस ऑफ प्रूफ आरोपी पर या मतलब पीड़ित पर? आरोपी पर। वो साबित करके दिखाए कि हमने ये क्राइम नहीं किया। और एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट कैसा ये जो है मामला है ये नॉन वेरिएबल होता है, नॉन वेरिएबल गैर जमानती होता है। ठीक है, गैर जमानती होने के बाद किसे क्या करते हैं? बाहर जमानत करा लेना। क्या बोलते हैं कि जेल नहीं जाना पड़ेगा, बाहर जमानत करा लेते हैं। बाहर जमानत कराने के लोगों को जमानत हो जाए तो सभी मामलों में बाहर जमानत नहीं होती, कुछ में तो अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, जेल की रोटी खाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको नॉन वेरिएबल बोलते हैं। तो ऐसे मामले जहां पर जमानत जब तक जांच चल रही है तब तक अगर जमानत ना हो तो ऐसे मामलों को क्या बोलते हैं? गैर जमानती बोलते हैं। पहले वो धारा 498 दहेज वाली, फिर ये भी क्या थी? ये भी पहले गैर जमानती थी, अब तो काफी चेंज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहले ये भी कैसे थी? गैर जमानती आती। ऐसे मामले जहां पर बाहर जमानत नहीं है उसको क्या बोलते हैं? गैर जमानती। और सामान्य से मामले हैं बाहर जमानत हो जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको जमानती कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ऐसे करके कुछ मुकदमे होते हैं उसको बोलते हैं कॉग्नाइजेबल यानी कि संज्ञेय, और कुछ मुकदमे होते हैं उसको बोलते हैं नॉन कॉग्नाइजेबल यानी कि असंज्ञेय। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया किसी घर में किसी व्यक्ति ने बाहर से मतलब अटैक कर दिया, चोरी के इरादे से, डकैती किसी तरीके से मतलब बाहर से घर पे किसी व्यक्ति ने अटैक कर दिया। ये सब प्रक्रिया चल रही है, पता लगे बाहर पुलिस भी तैनात है, तो ये बाहर पुलिस तैनात है तो ये पुलिस वालों को पता है कि हाँ अंदर ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, गलत कार्य हो रहा है। तो ये बताओ पुलिस वाले इंतजार करेंगे कि कोई हमारे पास रिपोर्ट दिखाने आए या अपने आप उस पर कार्रवाई कर देंगे? लेकिन रिपोर्ट तो किसी दिखाई नहीं, अपने आप चले जाएंगे। ऐसे मामले को क्या बोलते हैं? संज्ञेय। यानी कि जिस मामले में पुलिस प्रशासन अपने आप मामले का संज्ञान ले ले उसको क्या बोलेंगे? उसको संज्ञेय बोलेंगे। ऐसे मामले जहां पर अपने आप संज्ञान नहीं लेंगे, कोई रिपोर्ट दिखाने आए तब जाके कार्रवाई करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? उसको असंज्ञेय बोलेंगे। अब अपने आप कॉमन सेंस से बता दो इन दोनों मामलों में गंभीर किस्म का मामला कौन सा होगा? संज्ञेय गंभीर किस्म का होगा। सही है गलत? ये वाला गंभीर है आपके साथ, हमें नहीं पता चला। ठीक है, अभी मान लो पूछ रहे हैं ये आपके हिसाब से गंभीर किस्म का हो गया और ये सामान्य किस्म का हो गया। ये हो गया सही है कि गलत होगा? आप बोलो, आगे पीछे कर सकते हो क्या? बाकी तो कुछ सही नहीं, बताओ सही है कि गलत? सही है। और बोलो बताओ, और बाकी सब मिलकर आज की तरफ बोलेगा उनकी तरफ रखते एकदम पक्षपात नहीं, हम तो एकदम पक्षपात करेंगे, सावधान से रखेंगे, ना तो इनके बोले ना बोले बोला है, ऐसे करें पक्षपात नहीं करेंगे। पता बाकी थोड़ा सोचो, थोड़ा सा सोचो, जैसे हम कह रहे हैं ऐसे मामले जिनमें पुलिस वालों को किसी के रिपोर्ट लिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप संज्ञान ले लेंगे, तो ऐसा मामला गंभीर प्रकृति का होगा या सामान्य प्रकृति का होगा? गंभीर प्रकृति का होगा, तभी तो मामला वो अपने आप संज्ञान ले लेंगे। और इंतजार देने के नाम पहले अंदर डकैती पड़ा
पढ़े मतलब 2-4 निपट जाए, उसके बाद कोई ना कोई रिपोर्ट दिखाने तब जाएंगे अंदर। ऐसा करेंगे क्या? ऐसा थोड़ी करेंगे। बहुत गंभीर किस्म का मामला है, ऐसे में मतलब संज्ञान देते हैं। ठीक है। अब मान लिया दूसरा मान लिया किसी के घर में तलाशी लेनी है, किसी के घर में तलाशी लेनी है, तो तलाशी लेना कोई बहुत गंभीर किस्म का मामला है या पहले वारंट लेके आए? वारंट लेके आए। ऐसे थोड़ी घर में मुझे जाके डाले तलाशी लेनी है, भैया घर उठा थोड़ी लेके चले जाएंगे। ठीक है, घर उठा के थोड़ी लेके चले जाएंगे। तो वारंट ले लिया, वारंट लेने इसको क्या बोलते हैं? असंज्ञेय बोलते हैं। ठीक, तो सामान्य किस्म के मामले होते हैं उनमें मामला स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते हैं। ऐसे गंभीर किस्म के होंगे इनमें मामला क्या हो जाएगा? स्वतः संज्ञान ले लिया जाएगा। ऐसे कुछ मामले होते हैं कंपाउंडेबल और कुछ मामले होते हैं नॉन कंपाउंडेबल, यानी कि समझौता करने वाले और बिना समझौता करने वाले। इसका आपको एक एग्जांपल दे दें, फिर बताओ कि कौन सा कैसा होगा। जैसे मान लिया हमने किसी व्यक्ति से थोड़ा पैसा उधार लिया। ठीक है, हमने किसी व्यक्ति से थोड़ा पैसा उधार लिया और हम अब उस व्यक्ति को पैसा उधार कर नहीं चुका है। ठीक है, किसी व्यक्ति से हमने पैसा उधार लिया, हमने उसका पैसा नहीं चुकाया, उसने क्या किया? उसने हमारे खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया। पैसा लिया, सीधी सी बात है, तो पैसा लिया तो पैसा कैसे बनेगा? दीवानी मुकदमा बनेगा। जब डिसीजन आएगा तो ये कहा जाएगा कि कितना रुपया उधार लिया था? तो मान लीजिए 10,000 रुपया उधार लिया, तो क्या करेंगे? ये कहेंगे 10,000 रुपया बाकी थोड़ा ब्याज जोड़ के वापस करो। यही तो है डिसीजन। ऐसा थोड़ी है कि 10,000 रुपया भी वापस करो और 2 साल के लिए जेल में जाओ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, 10,000 रुपया विद इंटरेस्ट और जो भी खर्चा उनका लगाया मुकदमे में वो सब मिला के इनको वापस करना पड़ेगा। ये ऐसा होगा दीवानी। ठीक, तो दीवानी मुकदमा उसने पे दायर किया हुआ है, एक को ये मुकदमा। ठीक है, एक मानिए मुकदमा पे ये वाला चल रहा है, चला ना चले कोई सब ये मान रहे हैं कि एक मुकदमा ये वाला चल रहा है। दूसरा मानिए एक मुकदमा और है कि हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया और लड़ाई झगड़ा इस लेवल पे हो गया और बड़े लेवल पे हो गया, भले इस लेवल पे कि हमें इतनी गुस्सा आई हमने वहीं पे पत्थर उठा के उसके मार दिया। ठीक है, बस यहाँ पे इतना बड़ा बात सेटअप रहेगा ये हो गया। तो ऐसे में उसने हमारे खिलाफ मुकदमा लिखाया है, ये मुकदमा कौन सा बनेगा? फौजदारी मुकदमा बनेगा। फौजदारी हो जाएगा। तो ये बताओ कि फौजदारी मुकदमा में ये मानिए वो मर गया, अपने मानिए कि घायल नहीं हुआ, दूसरा क्या है उसकी हत्या हो गई है, हत्या होने पर कौन सा मुकदमा लिखा जाएगा? फौजदारी। अभी बताओ ये दोनों मुकदमे चल रहे हैं, अभी इन दोनों मुकदमे पर डिसीजन नहीं आया, दोनों मुकदमे चल रहे हैं। अगर इन दोनों में से किसी मुकदमे में फैसला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? किसी हमारा जिस व्यक्ति के साथ पहले हमने रुपया लिया था या जिस व्यक्ति के साथ हमारा झगड़ा हुआ, जिस व्यक्ति के साथ उसके फैमिली के साथ, उस व्यक्ति के साथ हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का क्या करेंगे या बीच में ही आपस में सुलझाने का क्या करते हैं? सुलझा लेते हैं, सुलझा सकते हैं, दोनों सुलझा सकते हैं या दोनों नहीं सुलझा सकते? दोनों सुलझा सकते हैं। सही है, नहीं सुलझा सकते? ऊपर वाला सुलझा सकते हैं, नीचे वाला नहीं सुलझाएंगे। किसी एक व्यक्ति के घर का आदमी चला गया कोई, अब वो अगर आप फैसला कर लेते हैं ऐसे नहीं भाई इसमें फैसला कर सकते हैं 10,000 रुपया तुमने लिया है, ऐसा करो मुकदमा अपना खत्म करो, ऐसा करो 10,000 रुपया भाई ब्याज लेने वाले 10,000 रुपया ले लो बता दो। ठीक है, ऐसे करके सुलझा सकते हैं। भाई हमने किसी से 10,000 रुपया उधार लिया, ये सुलझा सकते हैं। जो कहाँ कानूनी चक्कर में पड़ोगे पूरी को छोड़ना क्या क्यों जैसे मान लिया हमने किसी से 10,000 रुपया लिया, तो ये होता है कि दूसरे को कहाँ कोर्ट कचहरी तुम भी चक्कर लगाते रहोगे, हम भी चक्कर लगाते रहे, पता नहीं कब मुकदमे का डिसीजन है, ऐसा करते सुलझा लेते हैं। भाई मेरे पास ब्याज देने को नहीं है, 10,000 रुपया तुमसे लिया था 10,000 ले लो, या फिर ऐसा करो भाई 10,000 मेरे पास नहीं 9,000 ले लो, बस इतने की सुलझा है, वरना करते रहो कोर्ट कचहरी। वो भी सोचेगा कहाँ कोर्ट कचहरी करो, ऐसा करो ले दो 10,000, मामला सुलझा जाएगा। ठीक है, सुलझ जाएगा, न्यायालय भी मुकदमा वापस कर देगा। ठीक है, आप लोगों ने आपस में सुलझ कर दिए, बात खत्म। यहाँ पर तो एक हत्या हो गई है, क्या ये करके तो हमने जो हत्या कर दी ऐसा कर तुम 2 लाख रुपया ले लो बात खत्म करो, ऐसा कर सकते क्या? ऐसा नहीं कर सकते, ये मामला कोर्ट में चलेगा। ठीक है, जेल की रोटी खानी पड़ेगी क्योंकि ये कैसा है, ये फौजदारी मामला है। ऐसे मामले को क्या कहते हैं? नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, जिसमें बीच में समझौता ना किया जा सके उसको क्या कहेंगे? नॉन कंपाउंडेबल। और जिसमें बीच में समझौता किया जा सके उसको क्या कहेंगे? कंपाउंडेबल। यहाँ तक की बातें क्लियर? ठीक है, ये हमारे मुकदमों के अलग अलग तरीके के प्रकार हो जाते हैं, आपको सब मुकदमों में ये ध्यान रखना
तो वो जमानती और गैर जमानती दोनों की अगर बात करें, साधारण किस्म का अगर क्राइम है तो कैसा मामला बनेगा? सामान्यतः जमानती। साधारण किस्म का मिल जाएगी जमानती, गैर जमानती की बात करें गंभीर किस्म का मामला होगा, यहाँ पर जमानत नहीं मिलेगी। इस तरीके से संज्ञेय नाम संज्ञेय की बात करें, संज्ञेय कौन सा गंभीर किस्म का मामला हो, कैसा? संज्ञेय, पुलिस इंतजार नहीं करेगी, कोई आएगी रिपोर्ट लेकर तुरंत जाके धारा बोल देगी। सामान्य किस्म का होगा, असंज्ञेय होगा, अपने आप इसमें कुछ नहीं करेगी जब तक रिपोर्ट लिखाने कोई व्यक्ति नहीं आए। इस तरीके से जैसे मान लिया रास्ते में किसी व्यक्ति ऐसी कोई कहासुनी हो जाए थोड़ी बहुत, तो पुलिस कहेंगे हमें भी सूचना नहीं मिली है, अगर हमें सूचना मिलेगी तो कार्रवाई करेंगे, ऐसा क्या बोलते हैं? ऐसा मामला क्या होता है? असंज्ञेय होता है, अपने आप मामला ऐसा संज्ञान में नहीं। कंपाउंडेबल, जहां पे समझौता हो जाए उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंडेबल। सामान्यतः सामान्य प्रकृति का मामला है। नॉन कंपाउंडेबल, जहां पे समझौता नहीं होता, गंभीर किस्म का। ठीक है, इस तरीके से अब हम लोग देख लेते हैं कैसे करके ये सब अदालत में हमारी कार्य करते हैं। इनका संबंध आ जाएगा कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। जैसे तो लोग अदालत की बात करें, मान लिया किसी जैसे मान लिया हमारे घर का बिजली का बिल आता है, बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे घर का बिजली का मान बिल आता है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया कि बिजली का बिल मान 2000 का महीना आता है। हमने सोचा कि अरे ठीक है दे देंगे, नहीं पहले महीने का रोक लिया, दूसरे का रोक लिया, तीसरे का रोक लिया, ऐसे करते करते पता लगे हम पे बिल कितना इकट्ठा हो गया, 10,000 रुपया का बिल इकट्ठा हो गया। अब हम सोच रहे हैं छोड़ो दे ही जाएगी, क्या करें, चल रहा और ये बिल बहुत ज्यादा हो गया। ऐसे एक समय के बाद हम क्या करेंगे, जब बिल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हम इसको आपस में समझौता करने का प्रयास करेंगे। जिसके साथ बिजली विभाग कि ज्यादा बिल हो जाता है तो हम आपस में निपटा लेते हैं। बिजली विभाग वाले स्कीम चलाते हैं कि अगर किसी को इतना ज्यादा बिल है तो आप जो बिजली विभाग में आके इस तरीके की बिल जमा करके छूट देकर अपना लाभ उठा सकते हैं। करते नहीं करते, तो ऐसा मामला है। मान लिया दूसरा, मान लिया पहले हमारे कोई बाइक वगैरह है, इस बाइक के बहुत ज्यादा चालान हो गए, एक चालान, दो चालान, तीन चालान, मतलब जितने की बाइक है उससे ज्यादा चालान हो क्या ज्यादा नहीं है कि पता लगे कि पोल्यूशन वाला कागज नहीं 10,000 उसका चालान है, और किसी ऐसे में मुझे 3-4 चालान हो गए और पता लगा चालान कुल मिला के चालान किया 60,000। हमने सोचा बाइक बेच भी लेंगे तब भी 60,000 मिलेगा और 60,000 का चालान चला जाएगा। ऐसे हमने निपटाया है, लेकिन बाइक किसके नाम से है? बाइक मेरे नाम से। तो अगर ऐसी अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो किस पे की जाएगी? हम पे की जाएगी। ऐसा करते हैं परिवहन विभाग के साथ समझौता करते हैं। तो ऐसे सभी मामलों के लिए बीच बीच में क्या की जाती है? लोक अदालतें स्थापित की जाती है। 1987 में एक एक्ट लाया गया था, इसको लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आपसे क्वेश्चन आ जाए, कब बनाया गया है? 1987 बनाया गया है, और इसके तहत एक अदालत स्थापित की गई थी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये क्वेश्चन आ जाए कब एक्ट बनाया गया है? 1987 बनाया गया था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लाया गया, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। और इसी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत क्या की जाती है? लोक अदालतें स्थापित की जाती हैं, और लोक अदालतों के माध्यम से ऐसे मामलों को सुलझाया जाता है जो सामान्यतः कैसे होते हैं? कंपाउंडेबल प्रकृति के। अगर कोई मामला कंपाउंडेबल प्रकृति का है यानी समझौता करने के योग्य है तो ऐसे मामले को कहां ले जा सकते हैं? लोक अदालत में ले जा सकते हैं, उसको निपटा सकते हैं। लोक अदालत में जितने भी मामले होते हैं ये कैसे लिए जाते हैं? ये सहमति से निर्णय लिया जाता है। सहमति से मतलब ये है, जैसे मान लिया हम पर बिजली का बिल बकाया है, कितना? 10,000 रुपया, इसको कहां लेके चले गए? लोक अदालत में लेके चले गए। अब बिजली विभाग वाले कह रहे हैं कि ना हम 10,000 लेंगे, हम कह रहे हैं ना भैया हमको 7,000 देंगे। ठीक है, बिजली विभाग वाले कह रहे हैं 10,000 का बिल 10,000 पूरे लेंगे, और हम कह रहे हैं 10,000 नहीं, हम कितने देंगे? 7,000 देंगे। तो यहाँ पर डिसीजन लोक अदालत में नहीं लिया जाता। ठीक है, अब पता लगे समझौता बीच हो गया, ये कह रहे हैं ऐसा करो, थोड़ा सा कुछ कम कर लो, थोड़ा सा कुछ बढ़ जाओ, ऐसा करो 8,500 दे दो, 8,500 पे मामला खत्म कर देंगे। अगर 8,500 पे सहमति बन गई, हमने भी कह दिया कि यहाँ 8,500 दे देते हैं, बिजली विभाग वालों ने मान लिया कि यहाँ 8,500 ले लेते हैं। अगर ये डिसीजन लोक अदालत में हो गया तो लोक अदालत के इस निर्णय के खिलाफ कहीं भी अपील नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट यह रहता है कि लोक अदालत की स्थापना कौन से एक्ट के तहत की जाती है? 1987 का लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। इसके माध्यम से सर्वोच्च अदालत है वो कौन सी है? नेशनल लीगल
सर्विस अथॉरिटी, ठीक, और इसी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत क्या की जाती है, लोक अदालतें गठित की जाती हैं। इसको सामान्यतः सिविल न्यायालय की शक्तियां दी जाती हैं, सिविल न्यायालय की शक्तियां, यानी कि सामान्यतः इसमें क्रिमिनल केस नहीं जाते, ठीक, सिविल न्यायालय की शक्तियां दी जाती हैं। और जो कौन से मामले उठाए जाते हैं, सामान्यतः कंपाउंडेबल प्रकृति के, जिन पे समझौता किया जा सकता है, वही इसमें मामले उठाए जाएंगे। अगर लोक अदालत में कोई भी फैसला हो गया है तो फैसला किस आधार पर लिया जाता है, सहमति के आधार पर। और अगर लोक अदालत में कोई भी फैसला हो गया है तो उसके खिलाफ अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की जाती, ठीक है। अगर यहाँ पे फैसला नहीं होता है तो मामला उसी अदालत में वापस चला जाएगा जहाँ पर मुकदमा चल रहा है। तो ये सीधी सी बात है। ये अगर 10,000 का बिल बकाया है तो बिजली विभाग वालों का फोरम में हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा रखा होगा, तो हमने क्या किया होगा, इसको लोक अदालत में लेके गए होंगे। अगर लोक अदालत में सहमति से फैसला हो गया तब तो बड़ा बात है, 8,500 दे देंगे, मामला खत्म। अगर ये नहीं हुआ तो ऐसे में ये मामला फिर से उपभोक्ता फोरम में वापस चला जाएगा, ठीक है। फैसला हो गया, समझौता हो गया तो अपील नहीं की जा सकती कहीं भी। ये चीज ध्यान रखना है। आपसे अगर क्वेश्चन बनेगा तो विकल्प में आपको ये मिल सकता है कि लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में की जा सकती, नहीं की जा सकती, कहीं भी नहीं की जा सकती। और कहीं भी क्या मतलब, कहीं भी नहीं, जिला कोर्ट में भी नहीं, ठीक है। और लोक अदालतें हमारे छोटे छोटे स्तर पे कार्य करती हैं ताकि छोटे छोटे लोगों को कानूनी जो निर्णय का सिस्टम है उससे थोड़ा सा बचाया जा सके। ये बातें क्लियर लोक अदालत की, तो जो याद रखने वाली बातें हैं, पहला तो आपको इसका एक्ट ध्यान रखना है, किस वर्ष लाया गया है, 1987 लाया गया है। दूसरा पॉइंट, इसको कैसे न्यायालय की शक्तियां दी गई है, सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई है। तीसरा पॉइंट, इसमें निर्णय कैसे लिए जाते हैं, सहमति के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। चौथा पॉइंट, इसमें कौन से मामले उठाए जाते हैं, कंपाउंडेबल प्रकृति के मामले उठाए जाते हैं। पांचवा पॉइंट, इसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जाएगी अगर मामला सहमति के आधार पर निपटा जाएगा। और मामला अगर नहीं निपटाएगा तो क्या होगा, तो अपने मूल कोर्ट में मामला वापस चला जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या कहलाता है, ये लोक अदालत है। क्लियर है बातें, नोट कर लो इसके आगे। हेडिंग डालो लोक अदालत, लोक अदालत। अब लोक अदालत का नाम है, लोक मतलब जनता की अदालत, मतलब अदालत लोगों की, जनता की अदालत है। इसलिए वो पहला पॉइंट, लोक अदालतें, लोक अदालतें स्थानीय स्तर पर, लोक अदालतें स्थानीय स्तर पर कार्य करती हैं, लोक अदालतें स्थानीय स्तर पर कार्य करती हैं। अगला पॉइंट, 1987 में, 1987 में लीगल सर्विस, 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पारित किया गया, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पारित किया गया। अगला पॉइंट, इसी एक्ट के अंतर्गत, इसी एक्ट के अंतर्गत नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा, इसको कहते हैं नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा, NALSA, नालसा की स्थापना की गई। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी किस एक्ट के तहत, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि नालसा की स्थापना की गई। अगला पॉइंट, लोक अदालतों को, लोक अदालतों को सिविल कोर्ट की शक्तियां, सिविल कोर्ट,
लोक अदालतों को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं, सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। अच्छा, ये हमारा सिविल प्रोसीजर कोड चलता है, जैसे आईपीसी सीआरपीसी होता है, ऐसे ही हमारा एक सीपीसी का सिविल प्रोसीजर कोड के मतलब सिविल कानूनों को किस तरीके से प्रोसीजर में लाते हैं उसकी बात की। तो मतलब ये है कि अगर सिविल प्रोसीजर कोड एक बाकायदा बढ़िया तरीके से कानून बना हुआ है तो ये बताओ अपने आप से बताओ कि लोक अदालतें इस सीपीसी के हिसाब से सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से चलती होंगी या कई बार इसके प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर जाती होंगी। मतलब नहीं है, मतलब मैंने कहा ये है कि जैसे सिविल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड में बताया गया कि अगर जैसे मानिए 10,000 रुपये बिजली विभाग का बकाया है, ठीक है, 10,000 रुपये बिजली विभाग का बकाया है, तो अगर ये तो सरकारी पैसा है तो सरकारी पैसा पूरा देना होगा या तो मतलब उसको कम कर सकते हैं। सामान्य कानून के हिसाब से चले तो सरकारी पैसा पूरा देना होगा, पूरा देना होगा कि सरकारी पैसा तो पूरा दे सकते। हमने आपस में अगर रुपये ले रखा है तब तो चलो ठीक है, कम कर लेते हैं, ठीक है, कम से कम 10,000 भी पूरे चले जाए, उससे बढ़िया 9,000 मिल जाए, ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, फिर कुछ तो मिले, 10,000 पूरा चला जाएगा, इसलिए 9,000 मिले, 9,000 मिले। सरकार ऐसा थोड़ी सोचेगी, सरकार तो 10 के 10 वसूल कर देगी, ठीक है। तो सीपीसी में तो यही बातें कही गई हैं कि किस तरीके से तो ये चीज जाननी है कि लोक अदालतें सिविल प्रोसीजर कोड के कई बार इसके अलग जानकारी दे सकती है, क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड में तो ये बात नहीं कही जाएगी कि 10,000 अगर लिए हो तो समझौता कर लेना, 8,000 ले लेना, ऐसा थोड़ी है, उसमें तो 10,000 के 10,000 वसूल कर देंगे। लेकिन क्योंकि ये तो आपस में पैसे वाली अदालतें हैं तो कई बार ये सिविल प्रोसीजर कोड के बाहर जाकर डिसीजन दे देते हैं। एक पॉइंट यहाँ नोट करो कि लोक अदालतें सिविल प्रोसीजर कोड, लोक अदालत सिविल प्रोसीजर कोड ऐसे सिविल प्रोसीजर कोड से हटकर, सिविल प्रोसीजर कोड से हटकर निर्णय दे सकती हैं, निर्णय दे सकती हैं। अगला पॉइंट, लोक अदालतों में निर्णय सहमति के आधार पर, लोक अदालतों में निर्णय सहमति के आधार पर लिए जाते हैं। लोक अदालतों में निर्णय सहमति के आधार पर लिए जाते हैं। इसमें कंपाउंडेबल प्रकृति, कंपाउंडेबल का हमें हिंदी शब्द नहीं आ रहा है, ऐसे का ध्यान रखो जिसमें समझौता हो सके, समझौता योग्य, ठीक है, ऐसे करके तो समनीय सारे शब्द तो कुछ करके समनीय गैर समनीय ऐसे करके सारा कुछ होता है। एक बार हिंदी देख लेना, कंपाउंडेबल का मतलब समझौता योग्य, ठीक है, ऐसे करके ध्यान रखो। इसमें लोक अदालत में सामान्यतः कंपाउंडेबल यानी कि समझौता योग्य मामले उठाए जाते हैं। समनीय ही साइन करते हैं, समनीय और ये गैर समनीय, ऐसे समझौता योग्य लिख लो चाहे समनीय लिख लो, कुछ भी लिख लो। लोक अदालतों में मामले सामान्यतः कंपाउंडेबल प्रकृति के उठाए जाते हैं। अगला पॉइंट, इसके निर्णय के खिलाफ अपील, इसके निर्णय के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, इसके निर्णय के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। अगला पॉइंट, यदि आपस में कोई समझौता नहीं होता है, यदि आपस में
कोई समझौता नहीं होता है तब मामला, यदि आपस में कोई समझौता नहीं होता है तब मामला अपने मूल न्यायालय में, तब मामला अपने मूल न्यायालय में वापस चला जाएगा, मूल न्यायालय में वापस चला जाएगा। मतलब जहां पर मुकदमा चल रहा था वहीं पे वापस चला जाएगा। ये और आ जाता है हमारा अगला कौन सा है, फैमिली कोर्ट। उसको भी देख लेते हैं कि फैमिली कोर्ट के क्या होता है। देखो फैमिली कोर्ट यानी कि नाम से पता चल रहा है इसमें कौन से मामले उठाए जाते हैं, परिवार, इसको तो परिवार न्याय, परिवार न्याय, परिवार न्याय। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि फैमिली कोर्ट की स्थापना, इसके लिए कोई ना कोई एक्ट लाया गया होगा। तो फैमिली कोर्ट के एक्ट लाया गया था, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के माध्यम से क्या किया जाता है, परिवार न्यायालयों की स्थापना की जाती है। आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का पहला फैमिली कोर्ट, भारत का पहला फैमिली कोर्ट ये कहाँ बनाया गया, भारत का पहला फैमिली कोर्ट, तो भारत का पहला फैमिली कोर्ट कहाँ बनाया गया, केरल में बनाया गया, 1985 में बनाया गया। बस ध्यान रखो 1985 में भारत का पहला फैमिली कोर्ट कहाँ बनाया गया था, केरल में बनाया गया था। और इसके एक्ट लाया गया था फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। इसके माध्यम से परिवार के जितने भी मामले होते हैं वो सब फैमिली कोर्ट में उठाए जा सकते हैं। परिवार से रिलेटेड क्या क्या मामले हो सकते हैं, जैसे कि तलाक, उत्तराधिकार, विवाह, ये सब मामले कहाँ उठाए जा सकते हैं, फैमिली कोर्ट में उठाए। किसी भी तरीके का फैमिली से रिलेटेड कोई मैटर है वो कहाँ लेके जाएंगे, फैमिली कोर्ट में लेके जाएंगे। इसके बाद एक दूसरे कोर्ट में जाता है। तो देखो यहाँ पर जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं फैमिली कोर्ट में, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं सामान्यतः सहमति के आधार पर लिए जाते हैं, दोनों पक्षों को समझौता कराया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोनों पक्षों में समझौता नहीं हुआ है और इस कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, यानी कि निर्णय दिया। अगर फैमिली कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय दिया गया है और वहां पर दूसरा पक्ष उस निर्णय से सहमत नहीं है तो यहाँ पर इससे थोड़ा सा अंतर है, लोक अदालत से अपील के मामले थोड़ा सा अंतर होता है। इसके निर्णय के खिलाफ तो अपील नहीं ही की जा सकती, लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर फैमिली कोर्ट में निर्णय लिया गया है और एक पक्ष उससे सहमत नहीं है तो ऐसे निर्णय के खिलाफ केवल एक बार अपील की जा सकती है, केवल एक अपील हो सकती है। वैसे लोग जाते थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, उसके बाद राज्यपाल, राष्ट्रपति, ऐसा जाते थे। यहाँ पर केवल एक अपील होगी। ऐसी अपील कहाँ होगी, उस राज्य के हाई कोर्ट में, ठीक है। जिस राज्य का फैमिली कोर्ट है उस राज्य के हाई कोर्ट में ऐसी अपील, ये फैमिली कोर्ट सामान्यतः सब जगह ऐसे नहीं कि बड़े राज्य में ही होता है, ये जिला लेवल पे भी कई बार कार्य करते हैं। आप लोग सर जाओगे कचहरी में जाओगे, बाहर लगा लेते हैं फैमिली कोर्ट मिल जाएगा, तो ये सब जगह पे काम करते हैं फैमिली कोर्ट। तो यहाँ पे जाके फैमिली से रिलेटेड मैटर उठाए जाते हैं, इसमें तलाक है, उत्तराधिकार है, विवाह, ये सब मामले होते हैं। इसके निर्णय के खिलाफ केवल एक बार अपील की जाएगी और कहाँ की जाएगी, हाई कोर्ट में की जाएगी। इसके बाद कोई अपील नहीं की जाएगी, जो डिसीजन आ जाएगा उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा हो जाता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में। अगला कौन सा है, फैमिली। अभी और भी दो बचे हुए हैं। हाँ हाँ, तो वो अलग तरीके से अगर इसमें पहुंच गया मामला तब की बात कर रहा है। अगर फैमिली कोर्ट में लेके जरूरी नहीं लेके जाए, ये तो अल्टरनेट है, ठीक है। देखो ये सब क्या है, अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया ऐसे समझो, जैसे आपको एक एग्जांपल दिया था, मान लिया हम जैसे मैंने हम सलाद में प्याज खाते हैं, प्याज महंगा हो गया तो हमारे पास अल्टरनेट कौन सा है, आप उसकी जगह खीरा खाने लगे। लेकिन वो जरूरी थोड़ी खीरा खाना, ये तो अल्टरनेट है। तो यही चीज यहाँ पर है कि ये अल्टरनेटिव है। हम चाहे तो फैमिली कोर्ट में लेके जाए, चाहे ना लेके जाए। अगर लेके जाए तब ये प्रोसीजर, अगर नहीं लेके जाए तो जहाँ चलना वहाँ चलता है। अगर फैमिली कोर्ट में मामला लेके चले गए तब केवल एक बार हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, बस इसलिए लेके जाते हैं फैमिली कोर्ट में, क्योंकि फैमिली कोर्ट में डिसीजन सामान्यतः जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक कोर्ट है उसी मामले में। अब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कई मामले चल रहे हैं, वहाँ कोई ये नहीं कि हमारी जो सबसे बड़ी यही पसंद है बहुत विशेष होती है, ऐसा नहीं, वहाँ तो कई मामले चल रहे हैं। लेकिन ये वाले मामले
में केवल और केवल फैमिली कोड फैमिली से रिलेटेड मैटर देंगे, स्पेसिफिक हो गया, ये चीज होगी। और दूसरी बात एक चीज होती है कि फैमिली कोड में कई बार काउंसलिंग के माध्यम से भी कार्य किए जाते हैं, तो काउंसलिंग के माध्यम से हो सकता है कि फैमिली के किसी रिलेशन को बचा लिया जाए। भाई हाई कोर्ट उस तरीके थोड़ी कर, वहां काउंसलिंग थोड़ी करेगा। हाई कोर्ट में दो लोग पहुंचे, उनका पक्ष सुना, ठीक है, फैसला ले लिया, ये हाई कोर्ट का काम होता है। लेकिन फैमिली कोर्ट में एक बार काउंसलिंग का कार्य किया जाता है, ठीक है। मान लिया अगर कोई समस्या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है, हाई कोर्ट ये थोड़ी देखेगा ये काहे हो रहा है, मैं लड़ रहा है, अलग हो जाओ, हमें काहे बात नहीं करते, ठीक है, ये तो है। लेकिन फैमिली कोर्ट में ऐसा नहीं होता। तो कई बार लोग इसीलिए फैमिली कोर्ट में लेके जाते हैं कि हो सकता है काउंसलिंग के माध्यम से समझ में आ जाए, तो ये चीज होती है। तो फैमिली कोर्ट का मामला अलग है और वो वाले मामले अलग है। अगर फैमिली कोर्ट में पहुंच गया मामला तो फिर सिर्फ एक अपील होगी, इसके बाद अपील नहीं होता है, ठीक है। बाकी अगर मान लिया किसी व्यक्ति का कोई मामला है तो फैमिली कोर्ट में ना लेके गया, सेशन कोर्ट में चल रहा है, तो अपील जाती रहेगी। तो सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऐसे अपील जाती है। तो हमने केस पढ़ा था वो कौन सा था, आर्टिकल 44 शाहबानो वाला मामला कहाँ पूछा थे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीआरपीसी धारा 125 सब पे लागू होगी, तो वो मामला अलग है, वो फैमिली कोर्ट में नहीं पहुंचा। अगर फैमिली कोर्ट होता तो नहीं था, ठीक है, इस तरह। तो ये हमारे हो जाते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट लिटिगेशन, इसको नोट कर लो, डेडिकेटेड फैमिली कोर्ट परिवार में आया। सर तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस भी इसी में आएगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो होता है वो हमारे क्रिमिनल होता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो होता है वो क्रिमिनल से, उसमें कुछ मामले हमारे सिविल में आ जाते हैं, कुछ मामले हमारे क्रिमिनल। जैसे मान लिया किसी को अगर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं तो वो भी क्या होगी, वायलेंस है, ठीक, वो हमारा सिविल थोड़ी हो गया, वो क्रिमिनल। तो इसमें सामान्यतः हमारे सिविल के साथ सामान्यतः कुछ मामले ऐसे होते हैं, अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कोई मामला ऐसा गंभीर प्रकृति का नहीं है तो उसको लेके चले जाता है, ठीक, इस तरह सारे मामले के अंदर इसमें नहीं जाते। ऐसे में उन लोगों को अदालत में करने का था सामान्यतः कंपाउंडेबल, कई बार ऐसा नहीं था बिना नाम कंपाउंडेबल भी जा सकता है, लेकिन अगर सामान्य किस्म का है, फिलहाल तो उसको सिविल न्यायालय की स्थितियां दी गई है। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल केस ऐसा है जिसको हम लोग कंपाउंडेबल है वो, ठीक, तो वो हमारा इसमें जा सकता है। जैसे मान लिया अगर किसी की हत्या हो गई तो वो तो नाम कंपाउंडेबल है, उसको समझौता नहीं कर सकते। लेकिन मान लिया अगर किसी से लड़ाई झगड़ा खाली हो गया तो उसने लगा दिया तो उसने लगा दिया, खाली इतना हुआ। अब बताओ ऐसा मतलब समझौता हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा तो हो सकता है भाई, अगर दो उसने लगाया तो उसने लगा, इतना बड़ा क्राइम थोड़ी हो गया कि हाँ अच्छा वो पड़ोसी लगा दिया फांसी लगाओ, ऐसा थोड़ी। ये कंपाउंडेबल है क्रिमिनल है क्रिमिनल, लेकिन कंपाउंडेबल है, ऐसा मामला इसमें जा सकता है। ऐसा इसमें होता है कि अगर कोई क्रिमिनल केस ऐसा है सामान्य प्रकृति का तो फैमिली कोर्ट में जा सकता है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत हो चाहे किसी और एक्ट के तहत, ठीक है। ये एक्ट में कई तरीके के क्राइम होते हैं, उस एक्ट में सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, ठीक है। इसको नोट कर लो, फैमिली कोर्ट, फैमिली कोर्ट परिवार न्याय, इसलिए वो पहला पॉइंट है। काफी बंद कर दिया है, माहौल फैमिली रहते हैं, काफी बंद कर दिया। लगता है खेलना बड़ा जल्दी रहता है, आपको अगर टेंशन बहुत देर होता है, फिर जल्दी बस वो ये पूरा घर पे पहुंची है। लिखो अगला फैमिली कोर्ट, इसको पहला पॉइंट। वर्ष 1984 में वर्ष 1984 में परिवार न्यायालय अधिनियम, वर्ष 1984 में परिवार न्यायालय अधिनियम पारित किया गया। परिवार न्यायालय अधिनियम पारित किया गया। अगला पॉइंट, हाँ, परिवार न्यायालय अधिनियम पारित किया गया। अगला पॉइंट, भारत का पहला फैमिली कोर्ट, भारत का पहला फैमिली कोर्ट 1985 में, भारत का पहला फैमिली कोर्ट 1985 में केरल में बोला गया, केरल में बोला गया। अगला पॉइंट, परिवार से संबंधित विवादों, परिवार से संबंधित विवादों
फैमिली कोर्ट में उठाया जा सकता है, फैमिली कोर्ट में उठाया जा सकता है। अगला पॉइंट, इसके निर्णय के खिलाफ, इसके निर्णय के खिलाफ अपील, इसके निर्णय के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में, इसके निर्णय के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में की जा सकती है, की जा सकती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दो यहाँ पर, जैसे मान लिया इसका डिसीजन आ गया, अगर सहमति हो गई तो अपील नहीं करेंगे। मान लिया इसने डिसीजन दे दिया है और ये सहमति नहीं है तो इसके खिलाफ अपील करेंगे। तो अपील के लिए कोई टाइम बाउंडेशन होती है, जब चाहे तब कर सकते हैं। टाइम बाउंडेशन होती है, कितने दिन की टाइम बाउंडेशन। तो ऐसा थोड़ी कि आज अपील आई, अगर आज इसका निर्णय आया, अभी साल 2 साल ठीक ठाक रहे, उसके बाद फिर थोड़ा सा जो है 3 पास होने लगी, आप फिर से अपील करते हैं। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। तो ये टाइम बाउंडेशन तो होगी कि कितने समय पर, 1 साल से ज्यादा, 30 दिन होती है। हाँ ठीक है, 30 दिन के अंदर अगर अपील करना चाहे तो 30 दिन के अंदर अपील हो सकती है। 30 दिन के बाद इसके निर्णय के खिलाफ अपील नहीं होगी, फिर तो नहीं रहना पड़ेगा, समझे। फिर नहीं कर सकते, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। कितना समय होता है, 30 दिन का समय होता है। एक बार नोट कर लो, 30 दिन होता है, ठीक है। 30 दिन के बाद अपील नहीं होती। अगला पॉइंट लिख लो, इसके निर्णय के खिलाफ अपील, इसके निर्णय के खिलाफ अपील 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर की जा सकती है, 30 दिन के अंदर की जा सकती है। ठीक है, ये यहाँ तक का हो गया। आज यहाँ तक का रोक लेते हैं। शाम को आप लोग अपना जो संसद बचा हुआ है, संसद अपना पूरा तैयार करो। संसद